आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 11th में बायोलॉजी का लेसन नंबर 10 जिसका लास्ट वीडियो में अपने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, आज अपने इस वीडियो में इस लेसन का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने जो कोशिका विभाजन है इसके बारे में अपने पढ़ा था, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। तो उसमें अपने क्या दो कोशिका विभाजन से पूर्व दो अवस्थाएं होती हैं, जिसमें क्या एक नंबर तो अवस्था थी जिसे अंतरावस्था बोला जाता है और सेकंड नंबर क्या थी, सूत्रीय विभाजन या एम्प्रावस्था। अंतरावस्था में कौन कौन सी अवस्थाएं थी, जीवन यानी पश्च विभाजन अंतरकाल अवस्था, फिर एस अवस्था यानी संश्लेषण अवस्था थी, इसके बाद में थी G2 अवस्था यानी कोशिका विभाजन से पूर्व की अवस्था। तो ये तीनों अवस्थाएं किसमें थी, अंतरावस्था में थी, अपने उनके बारे में पढ़ा था। इसके बाद में सेकंड नंबर थी जिसे सूत्रीय विभाजन अवस्था या एम्प्रावस्था बोला जाता है। तो इस विभाजन के अपने लास्ट वीडियो में 4 प्रकार पढ़े थे। कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं, उन चार अवस्थाओं के नाम हैं पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। इसे क्या बोलते हैं, प्रोफेज बोलते हैं। प्रोफेज के बाद में मेटाफेज, मेटाफेज के बाद में आगे कौन सी अवस्था थी, एनाफेज यानी पश्चावस्था। एनाफेज के बाद में लास्ट वाली कौन सी अवस्था थी, टीलोफेज। तो ये 4 अवस्थाएं थी जिनके बारे में अपने लास्ट वीडियो में नाम पढ़े थे। आज इन अवस्थाओं को अपने कंप्लीट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं पूर्वावस्था कि पूर्वावस्था या प्रोफेज अवस्था में क्या होता है परिवर्तन कोशिका में। तो पूर्वावस्था या प्रोफेज, इस अवस्था के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये किसके बाद की अवस्था है, S व G2 अवस्था के बाद में पूर्वावस्था का पहला चरण है। ये किसे G2 अवस्था के बाद यह कोशिका विभाजन के बाद, कोशिका विभाजन जब शुरू हो जाता है तो कोशिका विभाजन की प्रथम अवस्था है। प्रोफेज अवस्था कौन सी है, कोशिका विभाजन की प्रथम अवस्था है जो G2 के बाद में शुरू होती है। इस अवस्था में क्या कौन कौन सी घटनाएं होती है वो अपने इसमें नोट करेंगे। तो पूर्वावस्था के पूर्ण होने के दौरान यहां नोट करेंगे, पूर्वावस्था के पूर्ण होने पर कौन कौन सी कोशिका में घटनाएं होती है, कोशिका में घटनाएं होती हैं। तो इन घटनाओं के बारे में अपने आगे पढ़ते हैं कि जब पूर्वावस्था प्रारंभ होती है तो तब किन पदार्थों का इसमें परिवर्तन होता है, और जब पूर्वावस्था पूर्ण हो जाती है तो क्या बन जाते हैं कोशिका के अंदर नए पदार्थ, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले गुणसूत्र द्रव्य संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाते हैं। एक नंबर क्या, गुणसूत्र जो द्रव रूप में होते हैं वो संघनित होकर गुणसूत्र द्रव्य संघनित होकर, जो गुणसूत्र पदार्थ होते हैं वो क्या संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाते हैं। तो ये क्या, इसमें पहला जब कोशिका विभाजन की पूर्वावस्था आती है तो सबसे पहले गुणसूत्र है ये ठोस हो जाते हैं, और गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों
दो अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है। ये गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है। ये गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। जो आपस में किससे जुड़े रहते हैं? सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। अब इसके बाद में सेकंड क्या पूर्वावस्था का? इसके बाद में क्या अवस्था में परिवर्तन होता है? इसमें क्या होता है? जो गुणसूत्र होते हैं, जो तारकाएं पहले लास्ट अवस्था में बन चुके होते हैं, उनका क्या हो जाता है? इसमें द्विगुणन हो जाता है और वह विपरीत ध्रुवों की तरफ जाने लगते हैं। सेकंड नंबर इसमें लिखना है पूर्वावस्था पूर्ण होने पर कुछ कोशिकांग को पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देते, यानी कोशिका द्रव्य के अंदर ही मिल जाते हैं। कुछ कोशिकांग जैसे गोल्जिकाएं, केंद्रक है, उसका भी आवरण हट जाता है। अंतःद्रव्य जालिका, गोल्जिकाएं, केंद्रक, केंद्रिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनकी आवरण दिखाई नहीं देते और ये किसमें मिल जाते हैं? कोशिका द्रव्य के अंदर ही ये कोशिकाओं मिल जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। अब जो पूर्वावस्था का अपने ये सेकंड नंबर जो परिवर्तन है वो नोट किया। अब इस पूर्वावस्था के जो विभिन्न प्रकार के डायग्राम हैं उसके बारे में अपने पढ़ते हैं। तो पूर्वावस्था में कोशिका किस प्रकार होती है? सबसे पहले तो पूर्वावस्था में क्या होगा? प्रारंभिक पूर्वावस्था में कोशिका इस प्रकार से होगी। ये एक कोशिका होगी और इसमें क्या? ये केंद्रक हो गया, इसमें जो गुणसूत्र इस तरह से बिखरे रहते हैं। तो प्रारंभिक पूर्वावस्था इस तरह से होगी। अब इसके बाद में जो पश्च पूर्वावस्था होती है उसमें गुणसूत्र अधिक संघनित हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं। इसमें क्या होता है? बाहर कोशिका का आवरण रहेगा लेकिन जो केंद्रक का आवरण है ये थोड़ा इस तरह से जगह से ऐसे से टूट जाता है। टूटने के साथ ही जो गुणसूत्र थे ये संघनित होकर अर्ध गुणसूत्रों में बदल जाते हैं। इस तरह से ठोस रूप में दिखाई देते हैं और दो अर्ध गुणसूत्रों के रूप में बदल जाते हैं। पश्च पूर्वावस्था तो पहले वाले पूर्वावस्था में प्रारंभिक पूर्वावस्था इस तरह से होगी। जब पूर्वावस्था कंप्लीट हो जाती है तो गुणसूत्र कैसे दिखाई दे रहे हैं? ठोस और दो अर्ध गुणसूत्रों से बने हुए दिखाई देते हैं। तो ये इसमें जो पूर्वावस्था में होने वाले परिवर्तन है, यहाँ पर क्या जो केंद्रक है ये भी धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। जो सारे कोशिका द्रव्य में कोशिकांग थे वो इसके अंदर बिखर जाते हैं और जो गुणसूत्र है वह मोटे तंतुओं के रूप में दो अर्ध सूत्र में बदल जाता है। तो ये वाला भाग जो पूर्वावस्था का था वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में है आगे मध्यावस्था। सेकंड नंबर कौन सा भाग?
भाग है मध्यावस्था। मध्यावस्था या मेटाफेज बोलते हैं। इसके बारे में आपने क्या नोट करना है, ये किसके बाद की अवस्था है, यह पश्चावस्था के बाद की अवस्था होती है। यह समसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था प्रारंभ होती है। इसमें अपने क्या नोट करना है, एक तो पहले डायग्राम बनाएंगे जिसमें क्या जो दो गुणसूत्र होंगे वो क्या विपरीत सिरों पर चले जाते हैं, तो उसके बारे में अपने पढ़ते हैं। पूर्वावस्था के बाद में आती है मध्यावस्था। तो मध्यावस्था में क्या होता है, कुछ जो गुणसूत्र होते हैं उनमें अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, कुछ परिवर्तन इसमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। केंद्रक आवरण है वो पूर्ण रूप से विघटित हो जाता है। जो केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं वह किसी आवरण से घिरे रहते हैं, तो वह आवरण भी पूर्ण रूप से विघटित हो जाता है। इसमें गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं वह कोशिका द्रव्य होता है उसमें फैल जाते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है, यानी जो गुणसूत्र है वह क्या दो अर्ध गुणसूत्रों से मिले होते हैं, बीच में एक बिंदु नुमा संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है, इसे काइनेटोफोर कहा जाता है। तो इससे ये दोनों अर्ध गुणसूत्र हैं ये जुड़े रहते हैं। तो इसमें क्या गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन सरल हो जाता है, क्योंकि गुणसूत्र है वो अधिक मोटे और संघनित दिखाई देते हैं, स्पष्ट रूप से इन्हें देखा जा सकता है। इसलिए अपने गुणसूत्रों की आकृति के अध्ययन के लिए कौन सी अवस्था उपयुक्त होती है, मध्यावस्था। मध्यावस्था में सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर स्थित हो जाते हैं। मध्य अवस्था यानी गुणसूत्रों के मध्य में आने की अवस्था, ये इसमें इसी कारण गुणसूत्र वो मध्य रेखा पर इस तरह से आ जाते हैं। मध्यावस्था में जिस तल पर गुणसूत्र पंक्तिबद्ध हो जाते हैं उसे मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं। इस अवस्था को जहां पर ये गुणसूत्र आकर जुड़ते हैं इसे क्या कहते हैं, मध्यावस्था पट्टिका बोला जाता है। तो अब अपनी जो मध्यावस्था है इसके बारे में आपने इतना नोट करना है। इसके अलावा कुछ और बातें थी जो अपने हम पहले बता चुके हैं कि गुणसूत्र है वो दो अर्ध गुणसूत्रों से मिले होते हैं, बीच में एक काइनेटोफोर संरचना होती है, उस बिंदु से ये जुड़े रहते हैं। फिर इसके बाद में अपने इसके डायग्राम को जो मध्यावस्था जब शुरू हो जाती है यानी पूर्वावस्था खत्म होने के बाद मध्यावस्था शुरू होती है, तो इस तरह से तरकु तंतु बनते हैं। ये क्या होते हैं, तरकु तंतु बनना शुरू हो जाते हैं और इन तरकु तंतुओं पर ही ये तरकु तंतु, इन तरकु तंतुओं पर जो गुणसूत्र अवस्थित होते हैं वो धीरे धीरे यहाँ इस तरफ गति करना शुरू कर देते हैं, यानी मध्य की तरफ आना शुरू कर देते हैं। और जब मध्यावस्था कंप्लीट हो जाती है तो गुणसूत्र इसमें कहां पर मध्य पट्टिका के रूप में दिखाई देते हैं। इस अवस्था को मध्यावस्था बोला जाता है। तो ये मध्यावस्था वाला जो भाग है वो कंप्लीट होता है। तो इसके बाद में आपकी पश्चावस्था और अंत्यावस्था है। तो पश्चावस्था में क्या होता है, गुणसूत्र है वो इस मुख्य पट्टिका से अलग होने लग जाते हैं, यानी पीछे की तरफ जाना प्रारंभ कर देते हैं। और अंत्यावस्था में गुणसूत्र हैं वो दो भागों में बढ़ जाते हैं। इनके डायग्राम के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज आपको जितना पढ़ाया है इसे आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है।